विद्यार्थियों, आज हम हमारी 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की जो पुस्तक है समकालीन भारत, यानी कि जिसमें भूगोल से संबंधित पाठ्यक्रम है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपको याद रखने हैं, किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो बालकों, हम बात करते हैं हमारी जो पुस्तक है समकालीन भारत। बालकों, ये 20 अंक की पुस्तक है, यानी इसमें जो हमारे अध्याय हैं उनमें 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। हमारी 10वीं क्लास में जो सामाजिक विज्ञान है उसकी 4 पुस्तकें हैं और उन 4 पुस्तकों में प्रत्येक पुस्तक अंक भार की दृष्टि से 20-20 अंक की है। तो आज हम बात करते हैं समकालीन भारत। इसमें हमारा जो महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन है वो है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, यानी कि जो बांध हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे, किसने कहा या कौन कहते थे। तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो बड़े बांध हैं उन बांधों को भारत के आधुनिक भारत के भविष्य के मंदिर भी कहा या आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा। तो अगर प्रश्न आता है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला क्वेश्चन है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में है, यानी इस पद्धति से किस राज्य में सिंचाई की जाती है। तो आपका उत्तर होगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से खेती की जाती है। फिर है किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य किया गया है। तो वो राज्य है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में जितने भी घर हैं, जितने भी शहर हैं, उन सभी शहरों में ये अनिवार्य किया गया है कि छत पर जो वर्षा का जल आता है उसको एकत्रित करने के लिए ढांचा बना हुआ होना अनिवार्य है। फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के विरुद्ध आंदोलन है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह किस बांध के विरुद्ध है। तो बालकों, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर जब गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था तो उस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन उस क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया था जिस क्षेत्र में ये बांध बनाया जा रहा था। फिर बात करते हैं टाका क्या है। तो पश्चिम राजस्थान में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए जो ढांचा बनाया जाता है उसे स्थानीय भाषा में टाका कहते हैं। फिर आता है गुल अथवा कुल से सिंचाई किन क्षेत्रों में की जाती है, यानी गुल अथवा कुल पद्धति से सिंचाई किन क्षेत्रों में की जाती है। तो आपको बताना है पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां गुल अथवा कुल विधि से सिंचाई की जाती है। फिर हम बात करते हैं कौन सी कृषि उद्योग और कृषि के मध्य अंतराल पृष्ठ है। तो वो आएगा रोपण कृषि। क्या आएगा? रोपण कृषि। फिर हम बात करते हैं असम, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में ये जो 3 राज्य हैं
इन 3 राज्यों में जो धान की फसल बोई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो असम में जो धान की फसल बोई जाती है उसे ओस नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में उसको अमन के नाम से जानते हैं और उड़ीसा में उसको बोरो के नाम से जानते हैं। यानी कि अपने असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की जो फसलें बोई जाती हैं उन फसलों के क्या नाम हैं? तो आपको बताना है ओस, अमन और बोरो। अब इंडिविजुअल आपको पूछ लिया जाए, असम तो ओस, पश्चिम बंगाल तो अमन, उड़ीसा तो बोरो। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको बताना है विनोबा भावे। कि विनोबा भावे हैं वह भूदान आंदोलन के क्या थे? प्रणेता थे। और भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। अब आपसे देखिए रबी, खरीफ व जायद की फसलों के दो उदाहरण लिखो। यानी कि आपको रबी की फसल के बारे में, खरीफ की फसल के बारे में और जायद की फसल के बारे में पूछा जा सकता है। तो बालकों, रबी की फसल, इस फसल को अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है और फरवरी मार्च में काटा जाता है। यानी कि हमारे शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु में ये फसल क्या की जाती है? बोई जाती है। तो शीत रबी की जो फसल है, आपको पूछा जाए कि रबी की फसल के नाम लिखो, तो हम बता सकते हैं गेहूं, चना, जौ, सरसों, ये हैं वो हमारी क्या है? रबी की फसल है। बात करते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की जो फसल है वह मानसून के अवसर पर, यानी यूँ कहें बरसात के मौसम में बोई जाती है। यानी कि जून जुलाई में यह बोई जाती है और हमारे सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है। और हमारी जो खरीफ की फसल है उसके अंतर्गत हम देखते हैं बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, अरहर, उड़द, चावल, कपास, मूंगफली, ये हमारी क्या है? खरीफ की फसल है। बात करते हैं जायद की फसल। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच की जो अवधि रह गई, यानी कि हमारे मार्च से लेकर जून के मध्य की अवधि, तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है उन क्षेत्रों में ये जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल में मुख्यतः साग सब्जी होती है, जैसे अपने तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, घिया, लौकी, सब्जी की फसलें बोई जाती हैं। फिर है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। और देखिए फसल जो हरियाणा, पंजाब में वाणिज्यिक फसल है, फसल जो हरियाणा, पंजाब में क्या है? वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में जीविका फसल। यानी कि ऐसी फसल का नाम आपको बताना है जहां पर हरियाणा और पंजाब में तो उस फसल को पैदा करके उसका व्यापार किया जाता है, जबकि उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में उस फसल को अपनी जीविका के लिए यानी खाने के लिए बोया जाता है। तो वो फसल है चावल। क्या है? चावल। यानी कि उड़ीसा में चावल के धान की जो खेती की जाती है वो अपने भरण पोषण के लिए की जाती है, न कि व्यापारिक महत्व के लिए। फिर बात करते हैं आधारभूत उद्योग कौन से हैं? तो यानी ऐसे उद्योग जिन उद्योगों पर दूसरे उद्योग क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी अन्य उद्योगों के लिए वह निर्माण सामग्री क्या कहलाते हैं? उपलब्ध करवाते हैं, वो कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग में हमारा आता है लोहा, इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र में बाजारों को इस्पात कौन सी एजेंसी या उपक्रम उपलब्ध करवाता है, तो वो है सेल। क्या है? सेल। हो सकता है कि आपसे सेल का पूरा नाम पूछा जाए। तो एस का अर्थ है
स्टील एक अर्थ है अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, सेल का पूरा नाम है। फिर बात करते हैं कि देश का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया। तो देश का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किन किन शहरों को जोड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अपने चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, ये है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। और इसके अंतर्गत 2 गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। एक गलियारा पूर्व से पश्चिम सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात के मध्य, और दूसरा जो गलियारा है वह उत्तर से दक्षिण यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो अगर बालकों आपको पूछा जाए कि उत्तर दक्षिण गलियारा स्थित है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा अवस्थित है तो आपको बताना है सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेल कब व कहाँ चली, यानी भारत में प्रथम रेल सेवा है वह कहाँ प्रारंभ हुई। तो प्रथम रेल है भारत में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। बालकों, रेल परिवहन है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है तो आपको बताना है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है, यानी भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। बालकों, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए देश की आज़ादी के बाद जिस बंदरगाह को सर्वप्रथम विकसित किया गया वो बंदरगाह था कांडला बंदरगाह। कौन सा था? कांडला बंदरगाह। ये गुजरात में है। इसको वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो बाय द क्वेश्चन आए कि देश की आज़ादी के तुरंत बाद किस बंदरगाह को विकसित किया गया, तो आएगा कांडला बंदरगाह। क्योंकि हमारा जो देश के विभाजन के बाद, देश के विभाजन से पूर्व कराची बंदरगाह था, और कराची बंदरगाह है वह देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए कांडला बंदरगाह को क्या करना पड़ा? विकसित करना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। तो यानी कि देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। अब हम बात करते हैं कि प्रथम श्रेणी की डाक किसे मानी जाती है। यानी बालकों, हमारी जो डाक सेवाएं हैं उसकी 2 श्रेणियां हैं, एक प्रथम श्रेणी है और एक द्वितीय श्रेणी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन सी डाक आएंगी, तो उसमें कार्ड है, और जो हमारी बंद लिफाफा चिट्ठियां होती हैं वह प्रथम श्रेणी की डाक के अंतर्गत आती हैं। फिर हम बात करते हैं कि द्वितीय श्रेणी की डाक किसे मानी जाती है या किसे कहते हैं। तो जो हमारे रजिस्टर्ड पत्र हैं, पार्सल हैं, किताबें हैं, अखबार हैं, मैगजीन हैं, इनको द्वितीय श्रेणी की डाक माना जाता है। फिर है संकटग्रस्त जातियां किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। तो प्रकृति में पाई जाने वाली वे जातियां जो वर्तमान में लुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें
संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। यानी वे जातियां जो लुप्त होने के कगार पे हैं। पारिस्थितिक परिवर्तन का उन जातियों का जीवन है या अस्तित्व है वो किस पे है, संकट में है। ऐसी जातियों को क्या कहेंगे, संकटग्रस्त जातियां कहेंगे। जैसे काला हिरण है और शेर की पूंछ वाला बंदर है, ये क्या है, संकटग्रस्त जातियां हैं। फिर प्रश्न आता है वनों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। वर्तमान में हमारी जो वन नीति है 1952, उसके अंतर्गत वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अपनी, पहला है आरक्षित, दूसरी है रक्षित और तीसरी है हमारी अवर्गीकृत। यानी हमारे जो वन है, वनों का 50% से अधिक भाग है, आधे से अधिक भाग है, वह आरक्षित क्षेत्र के वनों में आता है। और ये जो वन होते हैं, इन वनों को पूर्णतः मानवीय गतिविधि से क्या रखा गया है, दूर रखा गया है। रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत भारत के 1 वन आते हैं और इन वनों को मानवीय गतिविधि से नष्ट होने से रोकने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। यानी इन वनों में एक सीमित दायरे में संरक्षण की आवश्यकता है। अवर्गीकृत वन ये वन है जिनका मानवीय गतिविधि के द्वारा या मान के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनका जो रखरखाव है वो किसी संस्था द्वारा, किसी समूह द्वारा या किसी अपने एनजीओ के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक लिखो। यानी कि जैव विविधता किसे कहते हैं, तो प्रकृति में पाए जाने वाले वनस्पति जात व प्राणी जात को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले जो कारक हैं, उनमें पहला जो सबसे प्रमुख कारण है वह है वन्य जीवों का समाप्त होना। यानी वन्य जीवों के जो आवास हैं उनका क्या होना, नष्ट होना। दूसरा हम देखते हैं कि जो वन्य जीव है उनका शिकार या आखेट करना। तीसरा हम देखते हैं कि वनों में जो आग लगती है जिसे दावानल कहते हैं, दावानल, ये क्या है, वन्य जैव विविधता को नष्ट करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर आती है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कोई 4 हानियां लिखो। यानी जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनसे क्या क्या हानियां हैं। देखिए बालकों, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों का भूमि का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वह जलमग्न हो जाता है। यानी कि वहाँ की वनस्पति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि तो प्राकृतिक पर्यावरण असंतुलित होता है। दूसरा कारण है क्या है कि नदियां हैं, नदियों का विभाजन हो जाता है, नदी कई भागों में बढ़ जाती है, इसलिए जो तलछट है वो जमा होता रहता है, जिसके कारण जलीय जीव नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तीसरा, बाढ़ आने का भय रहता है और सबसे अधिक जो स्थानीय समुदाय है उसके विस्थापन की समस्या बनती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें क्या है, हानियां है। फिर हम बात करें खरीफ की फसल किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखो। अब आपको देखिए बालकों, खरीफ की फसल के बारे में पूछा जा सकता है, रबी की फसल के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको ये पूछा जा सकता है कि वाणिज्यिक फसल किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखिए। ऐसी फसल जिनका रोपण या जिनकी पैदावार है वो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, वाणिज्यिक फसल कहलाती है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए जीविका फसल क्या है। ऐसी फसल जिनका उत्पादन व्यक्ति भरण पोषण के लिए करता है वो क्या कहलाएंगे, जीविका फसल कहलाएंगे। अब देखिए रेशेदार फसलों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो रेशेदार फसलें 2 हैं, एक कपास, दूसरी क्या है, जूट। इनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए।
या यूं कहें कि भारतीय जो कृषि है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का पहला प्रभाव देखते हैं कि भारतीय कृषि की जो तकनीक है वो विश्व स्तर की जो तकनीक है उससे क्या है, निम्न है। इसलिए भारत को अपनी कृषि व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक हो गया। दूसरा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कृषि में उर्वरक व उन्नत बीजों का प्रयोग, उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग, ये हमारे वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या है, प्रभाव है। फिर हम बात करते हैं कि रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन सुगम क्यों है। 4 कारण लिखो। तो रेल परिवहन है की तुलना में सड़क परिवहन क्यों सुगम है या क्यों अधिक उपयोग लिया जाता है, इसके आपको 4 कारण लिखने हैं। हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर रेल की पटरियां बिछाना संभव नहीं है, वहाँ पर सड़क परिवहन सुगम रहता है। दूसरा, सड़क परिवहन का रख रखाव मितव्ययी होता है। तीसरा, हम देखते हैं कि कम दूरी के लिए, कम दूरी व कम भार के लिए सड़क परिवहन क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। इस कारण से सड़क परिवहन है वह रेल परिवहन से सुगम व सरल है। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग क्या है, इनका रखरखाव कौन करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो विभिन्न केंद्रीय जो सड़कें हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा गया है। यानी कि ये जो सड़कें हैं इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। राज्य राजमार्ग क्या है। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाले जो मुख्य मार्ग हैं उन्हें राज्य राजमार्ग कहते हैं। राज्य राजमार्गों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD करता है। डाक मार्ग क्या है, डाक मार्ग कितने हैं, यानी कि डाक सेवा डाक विभाग द्वारा शहरों व मेट्रो नगरों में अब सूचनाएं संप्रेषण का जो मार्ग है वो क्या कहलाता है, डाक मार्ग कहलाता है। डाक जो मार्ग है उनको 6 भागों में बांटा गया है। मेट्रो विभाग, सिटी मार्ग, भारी मार्ग, परिवहन मार्ग, ये डाक मार्ग के प्रकार हैं। फिर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करो। तो उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं बालकों कि जो संसाधन है 2 प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। वे संसाधन जो सजीव होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात। वे संसाधन जो सजीवों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाएंगे। दूसरा है अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ है, कोयला है, खनिज ऐसे हैं, ये हमारे क्या है, अजैविक संसाधन हैं। फिर हम बात करते हैं कि भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखो। तो बालकों जो हमारी भूमि होती है, भूमि की ऊपरी जो परत होती है वह उपजाऊ होती है और उस परत के संरचनात्मक संगठन में जो बदलाव आता है, जो मानव के किसी उपयोग की नहीं रहती, उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण है वह बाढ़ के कारण, मृदा अपरदन के कारण, इनके कारण से हो सकता है। तो इसके संरक्षण के उपाय आपको बताने हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये क्या है, अपने भूमि निम्न संरक्षण के उपाय हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको आज बताए गए हैं ये हमारी समकालीन भारत की जो बुक है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें और इन क्वेश्चनों के उत्तर आप सही तरीके से तैयार कर लीजिए, आपको फायदा होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।